Good morning, dear students. Today we have started the very important chapter electrochemistry. Electrochemistry का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने देखा पिछले वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आज हम बचा हुए एक तो बैटरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और हम लोग मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का जो ग्राफ उसको देखेंगे, ठीक है, कंडक्टिव विद कंसंट्रेशन का जो वेरिएशन ग्राफ है उसको चेक करेंगे, ठीक है, पोलार्स लॉ पढ़ेंगे और हम लोग नॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे बैटरी के बारे में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की साइंस की फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल, इट मींस इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, ठीक है ना, या फिर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन से, या इलेक्ट्रिकल और केमिकल चेंज के बीच में जो आपका इलेक्ट्रिकल और केमिकल चेंज के बीच में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, इट मींस इंटर कन्वर्जन हो रहा है, उसकी स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है, उसका एक एग्जांपल है डैनियल सेल, वो हमने डिस्कस करा। उसके बाद हमने रेसिस्टेंस आर, कंडक्टेंस जी, रेसिस्टिविटी रो, कंडक्टिविटी कप्पा के इनके, ठीक है, फार्मूला में देखे, ठीक है, रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू एल बाय ए, कंडक्टेंस जी इज इक्वल टू 1 बाय आर, ठीक है, फिर कप्पा और कंडक्टिविटी देखा। कंडक्टिविटी तीन प्रकार की, स्पेसिफिक, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो गैल्वेनिक सेल है, उसको अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए बच्चों तो वो बन जाता है बैटरी। क्या बन जाता है? बैटरी। व्हेन गैल्वेनिक सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज इज कॉल्ड बैटरी। अब वो जो बैटरी बन जाएगी, उस बैटरी के भी तीन पार्ट हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल के अंदर दो पार्ट आते हैं बच्चों, ड्राई सेल और मरकरी सेल। ड्राई सेल का दूसरा नाम लैक्लांचे सेल, ठीक है, एक है मरकरी सेल और एक आपका जो सेकेंडरी सेल्स हैं उसके अंदर आता है आपका लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम सेल, लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम सेल। और फ्यूल सेल में आता है आपका H2O2 फ्यूल सेल। आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो प्राइमरी सेल्स, वो सेल्स होते हैं जो रिचार्जेबल नहीं होते, जो रिचार्जेबल नहीं होते, एक बार यूज कर लिया यूज एंड थ्रो, तो दोबारा से रीयूज नहीं होते, वो हमारे प्राइमरी सेल्स। दे आर नॉट यूज अगेन एंड अगेन, बार बार यूज नहीं किया जा सकता, ऐसे सेल्स को प्राइमरी सेल्स कहते हैं। लेकिन बार बार यूज कर सकते हैं चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग, चार्ज करने के बाद हम उसको दोबारा से रीयूज में ला सकते हैं, ऐसे सेल्स को सेकेंडरी सेल्स कहा जाता है। और आफ्टर कंबशन, फ्यूल्स जो होते हैं उनको कंबशन करने के बाद उसकी एनर्जी को स्टोर करके हम यूज करते हैं, जिसे फ्यूल सेल है। तो H2O2 फ्यूल सेल है आपका, तो वो आपके फ्यूल सेल्स होते हैं। आफ्टर कंबशन दे कैन बी यूज्ड, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले ड्राई सेल की बात करेंगे, जिसका दूसरा नाम होता है लैक्लांचे सेल। क्या होता है बच्चों? लैक्लांचे सेल। क्या होता है? लैक्लांचे सेल। हम इसमें क्या करेंगे, जितने भी आपके घड़ी वगैरह में जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है, बड़े सेल्स होते हैं, ठीक है, वो आपके सेल्स क्या होते हैं? ड्राई सेल होते हैं। ड्राई सेल के अंदर क्या होगा, जो जो ट्रांजिशन जो लोग घड़ी वगैरह के अंदर इसमें यूज किया जाता है। और इसमें देखिए कोई भी सेल होगा उसमें दो चीजें लेके चलेंगे, एनोड और एक कैथोड, ठीक है, दो होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो एनोड के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो उसका बाहर का परत है उस सेल की, उसको जिंक की बनी हुई है, जिंक कंटेनर लेना है, तो वहां पर जिंक कंटेनर जो है, जिंक का जो बाहर की परत है उसको हम एनोड मानेंगे बच्चों। क्या मानेंगे? एनोड। तो जिंक कंटेनर एज एनोड। देखिए एनोड का लेना है जिंक कंटेनर, कैथोड का लेना है कार्बन ग्रेफाइट सराउंडेड बाय MnO2 पाउडर, MnO2 एंड कार्बन, MnO2 और कार्बन का एक पाउडर फॉर्म में लेना है आपको। क्या लेना है? पाउडर फॉर्म में। तो जो बाहर का जिंक का बना हुआ कंटेनर है, ठीक है, वो आपका ऐसे एनोड काम कर रहा है, और उसके अंदर MnO2 और कार्बन, कार्बन कौन सा? ग्रेफाइट। कार्बन की तीन फॉर्म होती है, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लूरिन। ग्रेफाइट जो है उसको आपने एज ए कैथोड लेना है, और उसके बीच में स्पेस जो है, इट मींस दो इलेक्ट्रोड हो गए नेगेटिव पॉजिटिव का, उसके बीच में जो स्पेस है वहां पर एक मॉइस्ट पेस्ट भरा हुआ है, किसका? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। तो सबसे पहले आपको जिंक कंटेनर लेना है जो कि एक एनोड के रूप में काम कर रहा है। आपको जिंक कंटेनर कैसे काम कर रहा है? जिंक कंटेनर एज ए एनोड काम कर रहा है, एज ए एनोड काम कर रहा है। कैथोड पे आपको क्या लेना है? कैथोड पे आपको लेना है कार्बन ग्रेफाइट सराउंडेड बाय MnO2, सराउंडेड बाय MnO2, मतलब कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में, और एक पाउडर होगा MnO2 और कार्बन का उसके साथ में। उसके बाद उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक मॉइस्ट पेस्ट होगा, किसका? इसका होगा आपका NH4 अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2। उसके बाद दो रिएक्शन से एनोड की और कैथोड की। जिंक क्या हो रहा है? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जिंक क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन, Zn2 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है? जो हमने पाउडर लिया था MnO2 और कार्बन का, MnO2, और साथ में इसके बीच में पेस्ट क्या था? NH4Cl। क्या था बच्चों? NH4Cl और ZnCl2। तो MnO2 का NH4, यहाँ NH4 अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म में है, तो अमोनियम आयन हम लेंगे, यहाँ प्लस हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करके
यहाँ पे MnO2 इसके साथ बल्कि जब MnO2 ऑक्सीजन एक है और यहाँ से एक एसिड रहेगा, होगा क्या, ये MnO2 NH4 है, यहाँ से एसिड निकला और यहाँ से ऑक्सीजन, OH बन गया, MnO OH और NH3 अमोनिया गैस बच गई, MnO OH और NH3। इसका सेल पोटेंशियल कितना होगा 1.5 वोल्ट। उसके बाद हम आते हैं मरकरी सेल। ये दोनों ही पार्ट किसके हैं, प्राइमरी सेल्स के, जो रिचार्ज नहीं होते, दे आर नॉट रिचार्जेबल। मरकरी सेल्स के अंदर हम लोग देखेंगे सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइस लाइक हियरिंग एड्स वॉचेस, ठीक है, ये भी घड़ी वगैरह के अंदर लगता है, ठीक है, और लोग जो छोटे-छोटे सेल्स हैं उसके अंदर आएंगे ये। इसमें देखिए जिंक मरकरी अमलगम को एनोड मानेंगे, वही सेम चीज है, एनोड का तो यहां पर एनोड पे लेना आपने जिंक मरकरी अमलगम। अमलगम क्या होता है बच्चों, अमलगम का मतलब है जब किसी भी मेटल के अंदर मरकरी मिला दो, किसी भी मेटल में क्या मिला दो, मरकरी, तो वो उसका अमलगम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमलगम। जिंक मरकरी अमलगम, इट मींस जिंक में मरकरी मिला, जिंक अमलगम कहेंगे तो जिंक में ऑटोमेटिकली मरकरी मिलाएंगे, ठीक है, तो जिंक मरकरी अमलगम दैट Hg, ठीक है। और कैथोड में क्या लेंगे, पेस्ट ऑफ HgO मर्क्यूरिक, ठीक है ना, मर्करी ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट का लेंगे अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट लेंगे, इन दोनों के बीच में एनोड। तो जिंक अमलगम है तो जरूर Hg प्लस 2OH माइनस की हम H2 बना रहे हैं, तो 2OH माइनस कंबाइन होकर हम H2 बनाएगा NC फॉर्म में और दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा, ठीक है। ये दिखा दिया कैथोड में आपने क्या दिखा दिया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस में H2 दो इलेक्ट्रॉन्स लेकर के यहां पर रिडक्शन करवा दिया। यहां पे एनोड में ऑक्सीडेशन होते हैं, कैथोड में रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, Hg प्लस 2 इन दोनों को जोड़ा, H2 से H2 कैंसिल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, ZnHg प्लस में HgO, ठीक है, और ZnO प्लस में Hg, और इसका सेल पोटेंशियल रहेगा 1.35 वोल्ट, ठीक है जी। तो हमने आज बात करी ड्राई सेल और मरकरी सेल की। दोनों ही पार्ट किसके हैं, प्राइमरी सेल के। प्राइमरी सेल वो सेल हैं जो रिचार्ज नहीं होते, सेकेंडरी सेल जो रिचार्ज हो जाते हैं। प्राइमरी सेल के दो पार्ट है, ड्राई सेल और मरकरी सेल। ड्राई सेल को लैग्रांजे सेल भी कहते हैं। इसके अंदर हम लोग एनोड और कैथोड लेंगे, एक मॉइस्ट पेस्ट लेंगे। एनोड क्या लेंगे, जिंक कंटेनर। कैथोड क्या लेंगे, आपका कार्बन ग्रेफाइट और MnO2 पाउडर, ठीक है। पेस्ट क्या लेंगे, NH4Cl और ZnCl2। उसके बाद एनोड पे क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या करेंगे, रिडक्शन। जिंक Zn2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन। कैथोड पे गेन करेगा, MnO2 NH4 एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, MnOOH NH3 अलग कर दिया। सेल पोटेंशियल 1.5 वोल्ट। मरकरी सेल है सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस के लिए है, हियरिंग एड्स वॉचेस। Zn मरकरी अमलगम, अमलगम का मतलब किसी भी मेटल को मरकरी मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं अमलगम। उसके लिए एनोड हो गया आपका पेश Hg और Hc कार्बन का, और मरकरी ऑक्साइड का जो कैथोड हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के लेना KOH और ZnO, ठीक है। यहाँ पर एनोड क्या हो जाएगा आपका ZnHg प्लस 2OH माइनस, ZnO प्लस में H2 दो इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कैथोड HgO प्लस में H2 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ के सेल पोटेंशियल 1.35 वोल्ट। उसके बाद लेड स्टोरेज बैटरी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। लेड स्टोरेज बैटरी को हम लोग कहां पर यूज करेंगे, ऑटोमोबाइल्स में और इन्वर्टर में। इन्वर्टर बैटरीज होती है, वहां पर देखिए यहाँ पर लेड ग्रिड्स होती हैं, ठीक है, तो वहां पर लेड ग्रिड्स होती हैं। एक लेड को हम लोग एनोड मानेंगे, लेड ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड PbO2 को हम लोग कैथोड मानेंगे। यहाँ पर दो तरह की साइकिल होंगी, डिस्चार्जिंग और एक चार्जिंग। उसके अंदर हम देखेंगे लेड स्टोरेज बैटरी किसका पार्ट है, सेकेंडरी सेल्स का। किसका पार्ट है बच्चों, सेकेंडरी सेल। ऐसे ही क्या होता है, निकल कैडमियम सेल भी होते हैं, उसमें वही सेम होगा, एनोड और कैथोड, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल्स वो सेल्स हैं जो दोबारा से रिचार्ज हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर रिचार्जिंग साइकिल्स होती हैं। यहाँ पर एक एनोड होगा, एक क्या होगा, कैथोड। एनोड क्या रहेगा, लेड यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स, ठीक है। कैथोड के अंदर ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड ऑक्साइड PbO2। यहाँ पर लेड को आपने एनोड मानना है, PbO2 आपको कैथोड लेके चलना। इलेक्ट्रोलाइट होगा यहाँ पे H2SO4, ठीक है, किंग ऑफ केमिकल्स। सल्फ्यूरिक एसिड 38% आपको सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। द सेल रिएक्शन बैटरी इज इन यूज, जब बैटरी यूज में है तो सेल रिएक्शन क्या होगी, एनोड और कैथोड की। एनोड पे Pb प्लस SO4 माइनस PbSO4 दो इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा है। कैथोड पे क्या हो रहा है, PbO2, यहाँ पे देखिए ये हो रहा है, ऑक्सीडेशन दिखा रहा है। यहाँ पे रिडक्शन में क्या होगा, कैथोड है तो रिडक्शन होगा, PbO2 प्लस SO4 माइनस 4H प्लस टू इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे, यहाँ पे PbSO4 बनाएगा 2H2। अगर इसको चार्जिंग करेंगे, बैटरी का रिएक्शन रिवर्स, तो चार्जिंग करने पे बैटरी क्या करेगी, रिवर्स कर देगी, इस रिएक्शन को क्या कर देगी, रिवर्स कर देगी, और PbSO4 एनोड बन जाएगा और कैथोड कन्वर्ट हो जाएगा Pb और PbO2। बहुत सिंपल है, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा। सेल इट मींस बैटरी, व्हेन गैल्वेनिक सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज इज कॉल्ड बैटरी। तीन प्रकार की है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल में ड्राई सेल, मरकरी सेल, ठीक है। और सेकेंडरी के अंदर लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम का इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में दी वो देखना है हमको। सेम प्रोसेस है, कोई भी सेल हो एनोड और कैथोड लेके चलना है। फ्यूल सेल्स वो सेल्स होते हैं आफ्टर कंबशन उसकी एनर्जी को सेव करके हम लोग यूज में लेते हैं। फ्यूल सेल्स H2O2 फ्यूल सेल है,
ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ड्राई सेल में यूजिंग ट्रांजिशन क्लॉक जिंक कर देंगे तो एनोड मानेंगे, कार्बन ग्रेफाइट यहाँ पे कैथोड लेंगे, इनके बीच में स्पेस है MnO2 पाउडर लेंगे वहां पे उसको, और कार्बन लेंगे पाउडर फॉर्म में सराउंडेड बाय पेस्ट के फॉर्म में, और पेस्ट यहाँ पर किसका रहेगा NH4Cl और ZnCl2 का एनोड और कैथोड की रिएक्शन दिखाएंगे। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। ऐसे ही मरकरी सेल है, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट ऑफ पीओएच और ZnO लेना है, इस रिएक्शंस को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर H2 से H2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, H2O से H2O कट गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, इनको बाकी ऐड कर दिया, कुछ भी नहीं है। अमलगम क्या है, जिस मेटल में कोई मरकरी को मिला दे अमलगम हो जाएगा। लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड आपको लेना है लेड का और ग्रिड ऑफ लेड, ठीक है, वो PbO2 आपको लेना है कैथोड और 38% H2SO इलेक्ट्रोलाइट लेना है और इसको रिएक्शंस को करना है। रिएक्शन यूज में होगी रिएक्शन है, उसके बाद Pb और PbO2 में PbSO4 को एनोड मान लेंगे, Pb और PbO2 में ब्रेकडाउन होगा, देन वो आपकी रिचार्जिंग साइकिल्स बनेगी और ये आपका लेड स्टोरेज बैटरी है, ठीक है। आगे चलें, नोट कीजिए। तो हमने बैटरी की बात करी, अब हम बात करेंगे नॉनलिस्ट इक्वेशन की, नॉनलिस्ट इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो नॉनलिस्ट इक्वेशन का एक फार्मूला है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको हम सॉल्व करने। E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln मेटल अपॉन Mn प्लस। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जब मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करी थी, मैंने आपको एक बीकर दिया था और उस बीकर में नोट लगाई थी और मैंने कहा था जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट की और इस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, इस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, सेल का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, सेल का। इसको हम क्या बोलते हैं, ई सेल। क्या बोलते हैं बच्चों, ई सेल, ठीक है। दो सेल के लिए ई सेल, मतलब ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा सेल पोटेंशियल, यहाँ पे सेल पोटेंशियल मानेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब रिडक्शन की फॉर्म में लेंगे, और यही अगर मैं इसी सेल को, ई सेल को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। सही बात। ई सेल हमारा क्या हो गया, ई सेल हो गया हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। और ई नोट, कभी भी नोट आ जाएगा, उस नोट को बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड। ई नोट का मतलब हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या हो गया बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड कंडीशन पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ई नोट क्या हो गया आपका, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रेशर क्या रख दिया हमने 1 बार, टेंपरेचर कितना है, नॉर्मल टू 98 केल्विन, ठीक है। हाइड्रोजन के वहां पर एस्टिमेट किया, गैस पास कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल कंडीशंस में है, सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन में है, वो आपका जो है ई नोट सेल। क्या हो गया बच्चों, ई नोट सेल। ई नोट सेल का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या हो गया आपका, रिडक्शन पोटेंशियल। इट मींस या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां पर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे। ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ईएमएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईएमएफ। क्या बोलते हैं बच्चों, ईएमएफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ई सेल इसका तो ई नोट सेल। अब ये ई नोट सेल हम निकालते हैं कैसे, इसका फार्मूला है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, कैथोड माइनस एनोड, या फिर हम कह सकते हैं कैथोड एनोड का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड का मतलब होता है रिडक्शन। ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये ई सेल का निकालना है तो ये भी इसका भी है, ई सेल चलो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या उसका एक फार्मूला और है ई राइट माइनस ई लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट ई लेफ्ट, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें तो ये लगा देंगे, नॉर्मल भी ये लगा। चलिए इतना समझ में आया। अब देखिए, तो वो कहता है नॉनलिस्ट इक्वेशन क्या कहते हैं कि ई सेल और ई नोट सेल के बीच में, ई सेल और ई नोट सेल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको एक्सटेंड करके नॉनलिस्ट इक्वेशन बन जाती है। नॉनलिस्ट ई नोट सेल की स्टैंडर्ड कंडीशन थी, मैंने उस कंडीशन को बढ़ाया, इट मींस स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने यहां पे इलेक्ट्रोड लिया 1 m ले लिया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, टेंपरेचर को 98 केल्विन कर दिया, प्रेशर 1 बार कर दिया, इसके ऊपर तो मेरे को पता है ई नोट सेल आ गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर दूं तो क्या आ जाएगा, ई निकल के आएगा। चेंज करके बार बार आ रहा है क्योंकि ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं, मुझे ई निकालना पड़ेगा, तो वो आ गया आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या हो जाएगा, बार अलग अलग वैल्यू, तो उसके लिए मुझे रिडक्शन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ई सेल मुझे निकालना है ई नोट सेल माइनस का RT अपॉन NF
ln m अपॉन mn प्लस m क्या है, मेटल है, m क्या है, मेटल है। अब देखो यहाँ पे हो गया है, तो मेटल अब किसमें कन्वर्ट हो रहा है, mn प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, और इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन। अगर यही mn प्लस में यहाँ पर ले लूं और इलेक्ट्रॉन गेन क्या बोलूं, ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर जो मेटल है ये क्या हो जाएगा सर, आपका यूनाइटी। क्या हो जाएगा, यूनाइटी। कांस्टेंट इसकी वैल्यू ले लेंगे 1, कितनी ले लेंगे, 1। समझ आ रहा है, m अपॉन mn प्लस, ठीक है, m अपॉन mn प्लस का मतलब हुआ, इसको हम सेल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लिखने का तरीका, जैसे आपको जिंक जो है ना वो ऐसे लिखेंगे Zn2 प्लस, सॉल्ट ब्रिज CO2 प्लस बाई में CO। इसका मतलब क्या है, जिंक तो जिंक Zn2 में कन्वर्ट हो रहा है और CO2 CO में। ये सेल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। Zn2 प्लस का मतलब हुआ कि जो जिंक है वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इट मींस हाफ ऑक्सीडेशन, हाफ सेल की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऐसे ही कॉपर का क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की जगह कॉपर बना रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ सेल की क्या हो रही है, रिडक्शन। हाफ सेल का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, जैसे इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, है ना, तो ये बन जाएगा बाद में। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कॉपर में क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि गेन कर रहा है, वो लॉस कर रहा है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ऐसा है, आप समझ जाओगे Zn Zn2 इट मींस ऑक्सीडेशन, CO2 प्लस CO इट मींस रिडक्शन। सही बात है, क्लियर हो गई। इसको लिखने का तरीका कैसे बोलते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हम इसको फार्मूला बनाएंगे, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल। E नॉट सेल का एक और फार्मूला क्या है, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट, या फिर E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ठीक है, इसका हमारे पास 2 बीकर हैं, इसमें से इसको घटाएं तो E नॉट सेल निकल जाएगा। क्लियर हुआ, चलिए माइनस R क्या होता है, गैस कांस्टेंट 8.314। टेंपरेचर कितना है सर, 25 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में 298 केल्विन। एन क्या है, नंबर ऑफ आयंस कितना ट्रांसफर हो, एफ क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट 96,500। एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट 96,500। एलन को लॉग में बदलेंगे, जब एलन को लॉग में बदलेंगे तो होगा 2.303 लॉग। अब मेटल क्या है, यूनाइटी, तो 1, मेटल को अपन क्या मान लिया, यूनाइटी के लिए इस्तेमाल किया, तो मेटल क्या हो गया आपका 1। यहां पर Mn प्लस क्या हो गया बच्चों, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस का, इसको गुणा करेंगे, इससे भाग करेंगे, इसको सब पूरे को गुणा कर देंगे, इस पूरे को गुणा कर देंगे, इससे भाग करेंगे तो मेरे पास आएगा 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन n प्लस, दैट इज कॉल्ड नॉन इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड नॉन इक्वेशन। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्लियर हो गया, ये हमारी होगी नॉन इक्वेशन। क्या होगी, इस E नॉट सेल को मैंने अभी भी बताया, E नॉट सेल का फार्मूला क्या हो जाएगा सर, E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट बीकर, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, E नॉट रिडक्शन माइनस E नॉट ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, ठीक है, चलो इसका भी सॉल्व करेंगे हम। देखेंगे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं मेरे पास जिंक है, Zn अपॉन Zn2+, ठीक है, सॉल्ट विद Cu2+ माइनस Cu। ठीक है, ये अब हमें कैसा पता चलेगा कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, इसकी रिएक्शन बना दो। Zn Zn2 में कन्वर्ट हो रहा है, किसमें हो रहा है, Zn2 में। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कॉपर गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, क्या हो रहा है, कॉपर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट किए, इसको मैंने ऐड किया, ये हो गया Zn प्लस में Cu2+, यहाँ पे क्या बन गया Zn2+ प्लस में क्या आ गया Cu, क्या आ गया Cu। इट मींस ये यूनाइटी है, ये तो आपका यूनाइटी है। ठीक है, क्योंकि मेटल है, ये एक्वस फॉर्म में है, इसका मतलब ये एक्वस फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट साइड में क्या है आपका Zn2+। प्रोडक्ट में क्या है, अगर हम 2 बीकर, ये तो एक बीकर के लिए, अगर 2 बीकर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फार्मूला थोड़ा चेंज होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अगर 2 बीकर हैं तो फार्मूला हो जाएगा E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन n log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बाय, प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट होगा, मींस यहां पर क्या आएगा Zn2+ और ये क्या रिएक्टेंट, यहां पे क्या आएगा Cu2+। ठीक है, अब E नॉट सेल कैसे निकालेंगे, E नॉट सेल इसके लिए क्या होगा, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट, या फिर कैथोड माइनस एनोड। आप देखो लेफ्ट और कौन सा बीकर होगा, तो Zn और कॉपर में से कौन सा लेफ्ट में होगा, तो 2 बीकर बनाएंगे। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा था लेफ्ट का सेल, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक का। तो लेफ्ट साइड में कौन होगा, जिंक होगा, राइट साइड में कौन होगा, कॉपर होगा। तो राइट माइनस लेफ्ट, तो कॉपर माइनस जिंक, तो E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कॉपर माइनस E नॉट जिंक। ठीक है, कॉपर की वैल्यू आप लोग जानते हो कितनी होती है,
अब देखो जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हम बात करेंगे तो वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पूरा चार्ट दिया हुआ है, पूरा चार्ट दिया हुआ है, वहां पर आप Zn की वैल्यू को चेक करते हैं, Zn अपॉन वहां पर आप लोग चेक करते हो Zn2 प्लस बाई Zn है, ठीक है, वहां पर आप वैल्यूज को चेक करते हैं तो वैल्यूज कितनी आ रही है, यहाँ पर वैल्यू आप देखोगे तो यहाँ पर है माइनस का 0.76, कॉपर की कितनी है 0.34 प्लस की, कॉपर की वैल्यू क्या है प्लस का 0.34, जिंक की क्या है माइनस का 0.76, 0.34 माइनस माइनस का 0.76 ऐड करेंगे तो है 1.10 वोल्ट। ई नोट सेल आ गया किसके लिए, किसके लिए आ गया जिंक और कॉपर के लिए, जिंक और कॉपर के लिए, यहाँ पर हम रखेंगे ई नोट सेल निकाल लिया, ये आपकी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे और इजी समझ आएगा। यहां से फार्मूला मुझे मिल गया, एक फार्मूला ई नोट सेल का फार्मूला मुझे पता चल गया, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, या फिर इसका मतलब ई नोट ऑक्सीडेशन मतलब ई नोट रिडक्शन, ठीक है, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, ई नोट सेल का फार्मूला पता चल गया, ठीक है, इस ई सेल को हम ईएमएफ भी बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, नो प्लान इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इतना क्लियर हो गया, एक और फार्मूला मुझे मिल गया, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, नेक्स्ट क्वेश्चन से माइनस का 0.0591 अपॉन n, ठीक है, log 1 अपॉन mn प्लस, अगर एक बीकर है, दो बीकर है, E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 अपॉन n log product by reactant, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को दिक्कत है नोट कीजिए, चलिए उसके बाद हम देखेंगे डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं बच्चों, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी, ऑन कंडक्टेंस, specific conductivity, molar conductivity, equivalent conductivity, equivalent conductivity, molar conductivity, देखिए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। उसके बाद आप देखेंगे वेरिएशन, ठीक है ना, ग्राफ देखेंगे वेरिएशन ऑफ, उसके बाद हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, इसका ग्राफ देखेंगे, ऐसे ग्राफ आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, ये तो दिया है केसीएल के लिए, एक ये दिया है आपका सीएस3 OH के लिए, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, दोनों के ग्राफ कैसे हैं इसको डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, जरूर कैसे यहाँ पर कंडक्टिविटी दी है, मोलर कंडक्टिविटी, जनरल कंडक्टिविटी बात। चलिए तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पहला इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टेंस होता है सर आपका जी, क्या होता है बच्चों जी, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे फैराडे फर्स्ट और सेकंड लॉ, ठीक है, कोलार्स लॉ की बात करेंगे। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, डाइल्यूशन होता क्या है। देखिए आपने कोई लिक्विड लिया, आपने कोई लिक्विड ले लिया, ठीक है, उसमें आपने कोई सिर्फ आयंस मिला दी, आयंस मिला दी, जैसे मान लीजिए आपने मिला दिया KCl, क्या मिला दिया बच्चों KCl या फिर NaCl। यहाँ पर KCl एक्चुअली में क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, KCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें मैं अगर पानी ऐड करता हूँ, अगर मैं इसमें वाटर ऐड करूंगा, अगर मैं इसमें वाटर ऐड करूंगा, जितना ज्यादा वाटर ऐड करूंगा उसको बोलेंगे डाइल्यूशन, क्या बोलेंगे डाइल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में वाटर को ऐड करना डाइल्यूशन कहलाता है, क्या कहलाता है डाइल्यूशन। एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन को बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन करूंगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन घटता है। डाइल्यूशन को बढ़ाने में, पानी बढ़ाऊंगा मैं वाटर ऐड करूंगा, क्या करूंगा वाटर ऐड करके ही
क्या होगा कि कंसंट्रेशन घटने लगेगा, गाढ़ापन उसका जो कम हो जाएगा, विस्कोसिटी वहां पर कम हो रही है। पानी आप मिला रहे हो तो ये पानी मिलाने से इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि आयन की मोबिलिटी भी होगी उसके अंदर। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे पॉइंट को, तो मैं आपको धीरे धीरे एक चीज बताता हूँ। ठीक है, हम एक वन बाय वन करते हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई कि हम कंसंट देखो डाइल्यूशन करने के क्या होगा कि डाइल्यूशन करने के आफ्टर डाइल्यूशन कंसंट्रेशन घटता है। डाइल्यूशन करने पे डाइल्यूट करने पे चीजों को डाइल्यूट करोगे आप, डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन घटेगा। कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे आप पानी मिलाओगे, वाटर ऐड करोगे, कंसंट्रेशन घटने लग जाएगा, कंसंट्रेशन कम घटने लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो समझते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टिंग बोला था एक मिनट। मैंने बीकर लिया, अभी बीकर में कुछ पानी हमारे लिए, ठीक है, 1 मोल या 1 मीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब है कुछ भी यहाँ पर पानी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की खास बात होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब यूनिट पर वॉल्यूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट पर वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट पर वॉल्यूम भी कैसे लेके जाते हैं, वॉल्यूम में कितने यूनिट्स हैं, यूनिट पर वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस यूनिट पर वॉल्यूम को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर केसीएल डाल दिया। क्या डाल दिया बच्चों, ये एक मैंने इलेक्ट्रोलाइट था, यहाँ पे पानी था और इस पानी के अंदर क्या करा, केसीएल डाल दिया। केसीएल क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या बच्चों, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आप लोग जानते हो कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जो अपने आप को पूरी तरह तोड़ते हैं, जो अपने आप को पूरी तरह तोड़। जैसे आपने इसको केसीएल डाला, जिसमें क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया। इसका क्या हो गया, कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया, ये पूरी तरह टूट गया, मतलब 100% डिसोसिएशन हो गया इसका, 100% डिसोसिएशन हो गया। अब जितने भी आयंस बनने थे, जैसे मैंने KCl डाला, यहाँ पर K और Cl के पूरे 100% टूट गया। अब इसमें आयंस क्या हो गए, रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर डाइल्यूशन। यहाँ पर आयंस क्या हो गए, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि अब मैंने डालने के बाद अब आयंस और नहीं टूटेंगे। अब मैंने क्या करा, डाइल्यूशन स्टार्ट किया, पानी और मिलाया, ऐड वाटर, मैंने पानी मिलाना स्टार्ट किया, लेकिन नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट है, नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट है। क्योंकि क्यों है, क्योंकि मैंने KCl जो मिलाया है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है बच्चों, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो पूरी तरह टूट चुका है। अब उसे पानी आप बढ़ाते हो, इसमें और आयंस नहीं टूटेंगे। क्यों, क्योंकि वो 100 आयंस टूट चुके हैं, पूरे कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है, अब वो और नहीं टूटेगा। अब क्या होगा, अब K और Cl के बीच में जैसे आप पानी बढ़ाओगे, वैसे K और Cl के बीच में जो फोर्स है वो कम होगा, इंटर आयोनिक डिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। इंटर आयोनिक डिस्टेंस जो है, इंटर आयोनिक जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज, दूर दूर भागेंगे और इनके से अट्रैक्शन, ठीक है, इसका जो है इसका दूर दूर भागेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, मोबिलिटी बढ़ जाएगी। मोबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मोबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। यहाँ पर देखिए कि देखो जब हम KCl डालते हैं, KCl जैसे मैंने पानी में डाला, ये पूरा 100% टूट गया। अब मैं इसमें क्या करूंगा, डाइल्यूशन करूंगा। क्या करूंगा, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन करने से इसके नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ रहे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते, नंबर ऑफ आयंस क्या है, कांस्टेंट है, वो नहीं बढ़ रहे। ठीक है, नहीं बढ़ रहे, लेकिन मोबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मोबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। मोबिलिटी का मतलब है कि मूविंग ऑफ आयंस। मोबिलिटी का मतलब क्या है, मूविंग ऑफ आयंस। आयंस मूव करने लगे, जैसे आपने पानी दिया, K और Cl के बीच की दूरी है वो बढ़ गई। ठीक है ना, दूरी है वो बढ़ गई, मतलब पास पास थे, इसका फोर्स रोटेशन कम हो गया, इसका बॉन्ड टूट गया, अभी दूर दूर जा रहा है, इसका मूवमेंट शुरू हो गया। जब मूवमेंट शुरू हो गया तो कंडक्टिविटी भी शुरू होगी। ठीक है, कंडक्टिविटी शुरू होगी तो जब मूविंग ऑफ आयंस होगा, मोबिलिटी बढ़ेगी। तो मोबिलिटी बढ़ने के कारण कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा बच्चों, इंक्रीज। ठीक है, वैसे तो कंडक्टेंस का बढ़ता है जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं। कंडक्टेंस का बढ़ता है, कंडक्टेंस बढ़ता है नंबर ऑफ आयंस के बढ़ने के। कंडक्टेंस का बढ़ेगा जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, है ना। कंडक्टेंस का बढ़ेगा जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस तो कांस्टेंट है, कंडक्टेंस कैसे बढ़ेगा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस बढ़ेगा मोबिलिटी के कारण, ड्यू टू मोबिलिटी। ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ड्यू टू मोबिलिटी, मोबिलिटी के कारण कंडक्टेंस बढ़ता है। आयंस के कारण नहीं बढ़ता, क्योंकि आयंस तो कांस्टेंट है, क्लियर हुआ।
क्लियर हो गया? चलिए अब ये बता स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। इसके बात करते हैं बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। इसकी बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैंने आपको बताया यहाँ पर मैंने क्या दिया था, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस दिया, इसका लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस क्या रहेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। तो कंडक्टेंस क्यों बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। किसके कारण बढ़ेगा, कंडक्टेंस इंक्रीज ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ आयंस, ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ आयंस। आयंस की मोबिलिटी के कारण बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस के कारण नहीं बढ़ता, मोबिलिटी के कारण बढ़ता है। ये बात समझ आ गई? चलो ये बता स्ट्रॉन्ग। अब हमने देख लिया यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या ले लिया, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COH ले लिया, ठीक है, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, कोई भी टूट गया, 2% टूट गया, 4% टूट गया, 10% टूट गया। जैसे जैसे मैं डायल्यूशन बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं डायल्यूशन बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगी और टूटेगी। पहले 2% टूटा था, मैंने पानी और डाल दिया, 4% टूट गया, पानी और डाल दिया, 10% टूट गया, पानी और डाल दिया, 20% टूट गया। जैसे जैसे मैं वाटर ऐड करूंगा, जैसे जैसे मैं वाटर ऐड करूंगा, नंबर ऑफ आयंस टूटेंगे, नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और दूर दूर में भागेंगे तो मोबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, मोबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो क्या होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस की पूरे तो है 2% टूटते हैं, बाकी और टूटते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, इंक्रीज, क्या होंगे, इंक्रीज। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे तो मोबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। तो दोनों ही फैक्टर क्या करते हैं, मोबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। ये बोथ फैक्टर दोनों क्या करते हैं, इंक्रीज। तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज, कंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट रहते हैं, मोबिलिटी बढ़ती है, और मोबिलिटी के बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं और मोबिलिटी भी बढ़ रही है, दोनों के बढ़ने से कंडक्टेंस भी बढ़ रहा है। चलिए इतना समझ में आया। अब स्पेसिफिक कंडक्टिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो देखो आप लोगों को देखना, आपको बता देता हूं कि देखो इस पे अब देखो यहाँ पर होगा क्या, मैं आपको बताया यहाँ पे जो कंडक्टेंस है ना वो भी इंक्रीज होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। सिर्फ एक स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है तो डिक्रीज होगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। सिर्फ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन, ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने पे सिर्फ स्पेसिफिक कप्पा डिक्रीज होगा, कप्पा क्या होगा, डिक्रीज होगा, कप्पा डिक्रीज होगा, बाकी सब कुछ क्या होगा, इंक्रीज। कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट सब कुछ इंक्रीज होगा, सिर्फ कप्पा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बताता हूं क्यों होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट सब कुछ इंक्रीज होगा, सिर्फ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। देखिए अपन देखा कि देखो कंडक्टिविटी अपन अभी समझाया है, कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है। किसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ रही लेकिन मोबिलिटी बढ़ रही है, मोबिलिटी बढ़ रही है, कंडक्टेंस बढ़ रहा है। पहला हो गया। मोलर कंडक्टेंस में एक मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो है तो कंडक्टिविटी ये भी बढ़ रही है, इससे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन स्पेसिफिक ये भी नॉर्मल है, कोई एक मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट बढ़ेगा क्योंकि ये सारी चीजें बढ़ रही है, लेकिन कंडक्टिविटी घटती है। ऐसा क्यों है, देखिए तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब होता है यूनिट पर वॉल्यूम, एक वॉल्यूम। अब आपने यहाँ पे कितना है, वॉल्यूम 1 ml ले लिया, ठीक है, 1 ml ले लिया, तो 1 ml में जैसे ही मैंने क्या डाला, KCl डाला तो वो टूट गया, K+ में और C- में। 1 ml में मुझे कितने आयन मिल रहे हैं, 2 आयन मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 2, ठीक है। अब क्या हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इससे आगे टूटेगा नहीं, 2 आयन टूट गए, और तो टूटेगा नहीं। मैंने पानी मिलाना स्टार्ट कर दिया, इसमें डाइल्यूशन स्टार्ट कर दिया। डाइल्यूशन करने पे देखो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, वॉल्यूम तो बढ़ेगा। पहले 1 ml का कितना होगा, 2 ml, फिर कितना होगा, 4 ml, फिर कितना होगा, 6 ml। वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन आयंस तो नहीं बढ़ रहे क्योंकि आयंस तो कांस्टेंट है। आयंस अभी 2 हैं, अभी 2 हैं, अभी 2 हैं, तो आयंस रिमेन कांस्टेंट है। इट मींस वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, आयंस नहीं बढ़ रहे। आयंस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। आयंस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। और हम पढ़ा है यूनिट पर वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस यूनिट पर वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम
के हिसाब से कितने वॉल्यूम में कितना, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आयंस भी बढ़ती, इसका मतलब कंडक्टिविटी बढ़ती, लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन आयंस नहीं बढ़ रही, इसका मतलब वॉल्यूम तो बढ़ रहा है आयंस बढ़ रहे, तो आयंस की डिक्रीज और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज। समझने की कोशिश कीजिए कि वो पूछ रहा है यूनिट पर वॉल्यूम एक एमएल में कितने आयंस हैं, ये पूछ रहा है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, एक एमएल 2 आयंस है, तो अब उन्हें पानी मिला एमएल बढ़ गई तो 2 एमएल में 4 होना चाहिए, क्योंकि तभी तो वो जितने वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेंगे आयंस, वॉल्यूम के ऊपर कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी, यहाँ पर वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, वॉल्यूम बढ़ रहा तो कंडक्टेंस भी बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ रहा क्योंकि आयंस कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन आयंस नहीं बढ़ रही, तो वॉल्यूम के बढ़ने में आयंस ना बढ़ने के कारण, आयंस नहीं बढ़ने के कारण यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है और सब कुछ क्या होता है, इंक्रीज होता है। चलिए अब हम यहाँ पर ग्राफ देख लेते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है एक इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और कंडक्टेंस, स्पेसिफिक हमने सब देख लिया, अब हम वेरिएशन देखेंगे एक मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच में, मतलब मोलर कंडक्टिविटी के बीच में और कंसंट्रेशन पर रूट, ऐसे कह लो चाहे ऐसे लिख लो इसको, इसके बीच में ग्राफ। तो आपने देखा होगा जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में ग्राफ बना हुआ है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको लिया हुआ KCl, ठीक है ना, वीक आपको लिया हुआ CH3COH, तो थोड़ा समझते हैं ध्यान से, ठीक है। तो देखो इसमें है क्या कि आप लोग जानते हो कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है, डाइल्यूशन करने में क्या होगा, जो डाइल्यूशन करने में क्या होगा, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखता हूं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा और वीक में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बढ़ रहे, लेकिन मोबिलिटी के कारण कंडक्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, जब कंडक्टेंस बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस तो बढ़ रहा है, लेकिन कंडक्टेंस तो बढ़ रहा है ना, कंडक्टेंस तो बढ़ रहा है लेकिन कंसंट्रेशन घट रहा है, कंसंट्रेशन घट रहा है, इसका मतलब कंडक्टेंस में बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी भी बढ़ रही है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है लेकिन कंसंट्रेशन घट रहा है, कंसंट्रेशन घट रहा है, जितनी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी उतना कंसंट्रेशन कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट तो मोबिलिटी बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है और कंसंट्रेशन कम हो रहा है। चलिए तो देखो ये तो है हमारा कंसंट्रेशन का ग्राफ, ये हमारा कंडक्टिविटी का ग्राफ, अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं इसका मतलब कंडक्टिविटी बढ़ रही है, इस तरफ जा रहा हूं तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, अब कंसंट्रेशन तो कम हो रहा है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, तो होगा क्या कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट था, ये कंसंट्रेशन इतना था, तो मोलर कंडक्टिविटी, ये कंसंट्रेशन यहाँ पे ले लिया, मोलर कंडक्टिविटी कुछ होगी तो ये पॉइंट मान लिया क्या होगी, बराबर हो गया, फिर मैंने कंसंट्रेशन और कम किया मोलर कंडक्टिविटी और बढ़ी, यहाँ पर आ गया तो कंसंट्रेशन कम हो रहा है कंडक्टिविटी बढ़ रही है, तो ग्राफ किया, फिर मैंने कंसंट्रेशन और कम किया कंडक्टिविटी और बढ़ रही है, कंसंट्रेशन को कम करता जा रहा हूं कंडक्टिविटी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर कंसंट्रेशन कम तो हो जाएगी 0 और कंडक्टिविटी हो जाएगी हाई, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों, एक ऐसा पॉइंट जहां पे इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम करते जाएंगे फिर स्ट्रॉन्ग के लिए तो आ रहा है, आप समझने की कोशिश करो, ये मैंने बना दिया, ये है कंसंट्रेशन और ये मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी, मैंने एक ग्राफ यहां से बनाना चाहूं, यहां पे पॉइंट ले लिया, इट मींस यहां पर कंसंट्रेशन था तो कंडक्टिविटी इतनी थी, ठीक है। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी कुछ ना कुछ बढ़ रही है ना, कंसंट्रेशन घट रहा है, फिर मैंने और कम कर दिया, कंसंट्रेशन कम होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है, पॉइंट यहां पर आ गया, देखो अब यहां पर आने से क्या होगा कि कंसंट्रेशन तो कम हुआ लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई, फिर यहां पर आ गया, कंसंट्रेशन तो कम हुआ लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई, फिर यहां पर आ गया, कंसंट्रेशन तो कम हुआ मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई, फिर यहां पर आ गया, कंसंट्रेशन तो कम हुआ मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई, ऐसे करके एक पॉइंट ऐसा आ गया, एक पॉइंट ऐसा आ गया जहां पर एक वैल्यू कट होगी, इट मींस अगर इसको मिलाऊं, इन ग्राफ को अगर मैं मिलाऊं, ये एक वैल्यू आ गई, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट वैल्यू आ जाएगी, आप देखोगे ऐसे स्ट्रेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये पॉइंट्स बनाने हैं, ये पॉइंट बना लेते हैं, आप देख रहे हो कंसंट्रेशन कम हो रहा है और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, तो आप देख रहे हो कि जो कंसंट्रेशन है वो तो हो रहा है कम और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, जिसके केस में स्ट्रॉन्ग KCl है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में KCl में, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको पता है वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यू पता है कि इसको पॉइंट पे आकर के मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि मुझे पता है नंबर ऑफ आयंस मेरे कांस्टेंट है, सिर्फ मोबिलिटी बढ़ रही है, सिर्फ मोबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, तो वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन अब क्या होगा अगर मैं वीक की बात करता हूं तो वीक में ना नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं और मोबिलिटी बढ़ रही है, मुझे ये नहीं पता कि कितने बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस कितने बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ आयंस कंसंट्रेशन कम हो रहा है, मोबिलिटी बढ़ रही है, कंसंट्रेशन आयंस भी बढ़ रहे हैं, तो इतने बढ़ रहे हैं कि अब मुझे पॉइंट फिक्स नहीं पता नहीं कहां बढ़ रहे हैं, तो इसके ग्राफ को ऐसे पैरेलल में आ जाएगा, तो पैरेलल में किसी भी पॉइंट को कट नहीं करेंगे, क्यों, इसके वैल्यू तो कांस्टेंट है ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं साथ साथ, नंबर ऑफ आयंस के साथ साथ बढ़ रहे हैं, ये ग्राफ इसके पैरेलल में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा तो कहां मीट करेगा ये हमें नहीं पता,
ठीक है, ये मीट नहीं कर पाएगा तो ये आपको किसका रहेगा CH3COOH। हम इसकी वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम इसकी इनफाइनाइट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो इसकी इनफाइनाइट वैल्यू किसने निकाली, वो निकाली कोलार्ड्स ने। किसने निकाली, कोलार्ड्स ने बताया एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डायल्यूशन का पॉइंट दिया, वो दिया कोलार्ड्स ने। किसने दिया, कोलार्ड्स ने। तो इसको होते हैं कोलार्ड्स। आगे ग्राफ ऐसे है, ये ये है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये है पॉइंट मैंने आपको बता दिया। वीक के लिए बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, ये वैल्यू निकालना संभव नहीं है। इस वैल्यू को किसने निकाला, कोलार्ड्स ने। इसको नाम दे दिया गया कोलार्ड्स लॉ। क्या दे दिया, कोलार्ड्स लॉ। ठीक है, एट इनफाइनाइट कोलार्ड्स ने बताया कि इनफाइनाइट डायल्यूशन की वैल्यू कैसे निकलेगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में तो अपन निकाल लेंगे, स्ट्रॉन्ग में ये पॉइंट कट हो गया, निकल जाएगी, लेकिन वीक में निकालना संभव नहीं है। तो वीक की वैल्यू कौन देगा, कोलार्ड्स देगा। इसे अब हम पढ़ेंगे कोलार्ड्स लॉ। ग्राफ समझ में आ गया होगा, वीक के लिए स्ट्रॉन्ग के लिए कैसे बताएं। चलिए अब हम पढ़ेंगे कोलार्ड्स लॉ। कोलार्ड का सिंपल सा टॉपिक है, देखिए यहां पर हम किस पॉइंट तक जाना चाह रहे हैं, इनफाइनाइट। एट इनफाइनाइट डायल्यूशन कोलार्ड्स लॉ क्या कहता है, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन कोलार्ड्स लॉ। कोलार्ड्स लॉ कहता है एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन द लिमिटिंग मोलर, अब इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं लिमिटिंग। ऑप्शन पॉइंट आता है द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is equal to the sum of cation and anion of electrolyte। वो क्या कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो सम होगी, मतलब कटायन और आयन के जोड़ के बराबर होगी। इट मींस अगर वो कहता है हमको निकालना है CH3COOH के लिए, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट को निकालना है, हम क्या करेंगे, इसको निकालने का फार्मूला बताया कि आप दो इलेक्ट्रोलाइट को जोड़ो और तीसरे से घटा दो। इट मींस मैंने ले लिया CH3COONA HCl और NaCl, मैंने तीन चीजें ले ली CH3COONA HCl और NaCl। ठीक है, तो होगा क्या कि अब इसमें से ना किसी दो चीजों को मैं जोड़ दूंगा, किसी दो चीजों को मैं जोड़ दूंगा और तीसरे से घटा दूंगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी CH3COOH। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पे क्या लिया, इन दोनों को तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, छूटेगा CH3COO माइनस और Na प्लस में। इसको मैं तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा H प्लस में और Cl माइनस में, इसको मैं तोड़ूंगा तो Na प्लस में और Cl माइनस में। अब इनमें से किसी दो चीजों को जोड़ दूंगा तो तीसरे से घटा दूंगा तो मेरे पास CH3COOH निकल आएगा। इसी को बोलते हैं कोलार्ड्स लॉ। क्या बोलते हैं बेटा, कोलार्ड्स लॉ। देखिए तो मैं कैसे जोड़ूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, मतलब इन दोनों को जोड़ दो CH3CO प्लस में NaCl और इसको घटा दो, NaCl से NaCl कट गया, ये बच गया। देखो मैंने क्या करा, CH3COONA प्लस में HCl माइनस का NaCl कर दिया, तो क्या होगा, देखो CH3COONA COO माइनस प्लस Na प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस माइनस का Na प्लस प्लस का Cl माइनस, तो माइनस का प्लस, ये माइनस के रहेंगे तो माइनस का माइनस का ये हो जाएगा माइनस का, तो देखो प्लस का Na माइनस का Na प्लस का Cl माइनस का Cl कट गया, इन दोनों को जोड़ तो क्या आ गया CH3COOH आ गया। इसको बोलते हैं कोलार्ड्स लॉ। क्या बोलते हैं, कोलार्ड। एट इनफाइनाइट डायल्यूशन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ cation एंड anion ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारा जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा आ रहा था और ये इसके पैरेलल में था, तो वैल्यू निकालना मुश्किल है इनफाइनाइट में, लेकिन ये कट कर रहा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, निकाल पा रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट है और मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस मोबिलिटी दोनों इंक्रीज हो रही है वीक इलेक्ट्रोलाइट में, इसलिए ऐसा ग्राफ आ रहा था। तो इसको निकालने के लिए कोलार्ड्स ने अपनी एक वैल्यू दी, कहता है इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। इसको बोलते हैं कोलार्ड्स लॉ। एट इनफाइनाइट डायल्यूशन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ cation एंड anion ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये होती है मोलर कंडक्टिविटी, नोट लगा जाती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कोलार्ड्स लॉ है। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल देख लिया, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी देख ली, उनके टाइप्स देख लिए, उनके ग्राफ देख लिए, इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन देख लिया। ठीक है, बैटरी की हमने बात कर ली। ठीक है, कोलार्ड्स लॉ हमने पढ़ लिया। ठीक है, हम फैराडे लॉ की बात कर लेते हैं, फैराडे लॉ देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग कोरोजन लॉ देख लेते हैं और चैप्टर को फिनिश करते हैं।
इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। अपने पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, अपने पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से अगर हम करंट पास करवाते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से अगर हम करंट पास कराते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, आयंस में टूट जाएगा। देखो द फिनोमेना ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द फिनोमेना ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इट्स करंट इज पास थ्रू इट। जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से आप करंट पास कराओगे तो वो अपने आयंस में टूट जाएगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो अपने आप को तोड़ दे, किसी भी सॉल्यूशन में जाके अपने आप को ब्रेक डाउन करते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट होती है। अगर वो पूरी तरह टूट जाता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे KCl। और अगर वो पूरी तरह नहीं टूटता है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, CH3COH, तो वो हो जाएगा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट से पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। और फराडे, माइकल फराडे ने एक लॉ दिया था, उसको नाम दे दिया फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या दे दिया बच्चों? फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के दो लॉ हैं, आपका फर्स्ट लॉ और क्या है आपका सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? W is proportional to Q, W is proportional to Q, the amount of mass deposit or liberate at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity। वो कहता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जितनी दोगे उतना ही अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिट होगा, जितनी आप क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोगे उतना ही मास डिपॉजिट होगा। W is proportional to Q, और Q क्या होता है? आप लोग जानते हो I is equal to Q by T, तो Q is equal to क्या हो जाएगा? IT, W is equal to IT। इसको हटाएंगे क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। W is equal to क्या आ गया आपका? ZIT। सेकंड लॉ क्या कहते हैं? अपने पास दो बीकर हैं, अपने पास दो बीकर हैं और दोनों को हम लोग सेम करंट सप्लाई करवा रहे हैं, दोनों के अंदर क्या है? सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं। तो कहता है किसका वेट ज्यादा होगा? तो यहाँ पर उसका वेट ज्यादा होगा जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा होगा, जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा है उसका वेट भी ज्यादा होगा, उसका मास भी ज्यादा होगा। यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा W1 by W2 is equal to E1 by E2, ठीक है। दोनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से W1 उसी का ज्यादा होगा जिसका E1 ज्यादा है, मतलब इक्विवेलेंट मास ज्यादा है। इक्विवेलेंट मास ज्यादा है तो वेट भी ज्यादा होगा, इक्विवेलेंट मास का मतलब वेट भी कम होगा। ये दो लॉ दिए थे फैराडे ने, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिट और लिबरेट एट एनी इलेक्ट्रोड डायरेक्टली ऑल्सो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है तो अमाउंट ऑफ मास ज्यादा होगा। W is equal to ZQ, और Q क्या होता है? IT, तो W is equal to ZIT। सेकंड लॉ में W1 by W2 E1 by E2, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास ज्यादा है तो वेट भी ज्यादा होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट मास का मतलब वेट भी कम होगा। W1 by E1, W2 by E2, ये सेकंड लॉ था, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास के ऊपर डिपेंड करे, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करवाया जा रहा है दोनों बीकर्स में, तो इक्विवेलेंट मास के ऊपर डिपेंड करे। इक्विवेलेंट मास जिसका ज्यादा है उसका अमाउंट ऑफ मास भी ज्यादा डिपॉजिट होगा। इसको न्यूमेरिकल देखेंगे और क्लियर होगा। ये हमारे फैराडे लॉ की बात करें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देख ली, एक होता है गिब्स फ्री एनर्जी। क्या होता है बच्चों? गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? आपकी डेल्टा V इक्वल टू -NFT, डेल्टा V इक्वल टू -NFT, ठीक है। ये कैसे आएगा मैं आपको पूरी फार्मूला की बता दूंगा पढ़ करके। G होती है आपकी गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी को बोलते हैं G, ठीक है। एन मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ आयंस कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 लेकिन नंबर ऑफ आयंस का कितना जो ट्रांसफर हो रहे हैं। F क्या होता है आपका? फैराडे कांस्टेंट होता है बच्चों, फैराडे कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 96500, ठीक है। E क्या आपका? E नॉट स्क्वायर, ये आपको मैंने निकालना सिखाया था। E नॉट का छोड़ माइनस E नॉट, E नॉट करके E क्या होता है? E नॉट से हो जाएगा। ये आप गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर डिफरेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस देखिए, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोकेमिकल की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? केमिकल इलेक्ट्रिकल में बदलती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, ध्यान रखना। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस है जहां पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जहां पर सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती है, सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड है, नो सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड, सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड। यहाँ पर 2 बीकर चाहिए, यहाँ पर 1 बीकर चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। ये वाली रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। जब स्पॉन्टेनियस तो डेल्टा से यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये अभी नॉन स्पॉन्टेनियस है,
डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, रिएक्शन फेसिबल होगी, आपको फेसिबल नहीं होगी। इट मींस स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर रिएक्शन अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। नॉन इलेक्ट्रो यहाँ पे क्या होगा, केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ रही है तब वो केमिकल में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे सॉल्ट भी जरूरी है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे 2 बीकर चाहिए, यहाँ पे 1 बीकर चाहिए। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा से नेगेटिव आ गया, कोई इशू आएगा। ठीक है, ये हो गया। कोरोजन का मतलब क्या होता है, कोरोजन का मतलब धीरे धीरे जलना, रस्टिंग ऑफ आयरन, स्लोली रस्टिंग ऑफ आयरन, स्लोली रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, धीरे धीरे रस्टिंग। रस्ट क्या होता है, रस्ट होता है आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, Fe2O3 हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड रस्ट होता है। ठीक है, पानी की यहाँ पर क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, इनकी प्रेजेंस में रस्ट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, धीरे धीरे जंग लगना स्टार्ट होगा और पूरी मेटल को खराब कर देगा। उसका पूरा एक एक्सप्लेनेशन है, उसको हम देखेंगे। उसको बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन का मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन, स्लोली ईटिंग ऑफ आयरन। धीरे धीरे जंग जो है लोहे को खा जाता है, उसे कोरोजन बोलते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, कोरोजन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा, फराडे का फर्स्ट और सेकंड लॉ पढ़ा, नर्स इक्वेशन पढ़ी। ठीक है, गिब्स एनर्जी हमने देखी। उसके बाद हमने रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी देखी, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन देखा, बैटरी के बारे में बात करी। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर्स में इसके बचे हुए टॉपिक प्लस हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ जाएंगे, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये सारी चीजें आप रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू।